हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में हम लोग पीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके कंप्लीट जीके और जीएस के प्रश्नों को देख रहे हैं। ये प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न हैं। इससे पहले कुछ सब्जेक्टों के प्रश्न जा चुके हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पॉलिटी और साइंस। इन सब के कुछ वीडियो जा चुकी हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट एक हिस्ट्री यानी इतिहास का देखेंगे। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए, जो वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे बीपीएससी, पीआरटी 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी, जहाँ पर जीएस के रूप में पूछा जाता है, तथा सीटेट पेपर 2, जहाँ एसएसटी के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी पूछी जाती है, एसएससी, रेलवे, अन्य वन डे एग्जाम, पुलिस, एनटीपीसी, जहाँ भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन है। दोस्तों, आज से एक और सुविधा आप लोगों को मिलेगी। आप लोग पीडीएफ की मांग कर रहे थे, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। वहाँ से जा करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ से डेली का डेली आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन 3 भागों में नहीं आता है? महापाषाण काल, नवपाषाण काल, पूर्वापाषाण काल और मध्यपाषाण काल। तो मानव सभ्यता के आरंभिक काल, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से 3 भाग हैं? पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसमें से महापाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का भाग नहीं है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी प्रश्न के माध्यम से और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। इतिहास किसे कहा जाता है? बीती हुई समय के घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही इतिहास होता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से 3 भाग हैं? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। पुनः प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? नवपाषाण काल, पूर्वापाषाण काल और मध्यपाषाण काल। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में पुनः बांटा गया है? 3। कौन कौन? पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुनः पूर्वापाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूर्वापाषाण काल, मध्य पूर्वापाषाण काल और उच्च पूर्वापाषाण काल। कंसेप्ट है, क्लियर करिएगा। वही है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुनः पूर्वापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूर्वापाषाण काल, मध्य पूर्वापाषाण काल और उच्च पूर्वापाषाण काल। महापाषाण काल, जो प्रश्न में दिया था महापाषाण काल, ये दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया है। प्रश्न नंबर 2 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सोन नदी का उद्गम स्थल, बौद्ध प्रतिमाएं, गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए। तो जो भीमबेटका है यह गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका एक पूर्वापाषाण काल का स्थल है। जो भीमबेटका है जहाँ से ये साक्ष्य मिले हैं, ये पूर्वापाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। आइए और कुछ जान लेते हैं। भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय हैं। यानी जो भीमबेटका में शैल चित्रकारी मिली है वह प्रागैतिहासिक काल से ताल्लुक़ रखती हैं। ये गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व रायसेना जिले में स्थित है। इसकी खोज इसकी खोज 1757-98 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाडकर द्वारा की गई थी। इन गुफाओं में प्राकृतिक लाल एवं सफेद रंगों से वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य के अतिरिक्त हाथी और बाघ आदि के चित्र उकेरे गए थे। लगभग 1 किमी चौड़ा और 150 मीटर ऊंचा भीमबेटका की 754 गुफाओं में लगभग 500 चित्र अंकित हैं। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। प्रश्न ये भी बन जाएगा कि भीमबेटका को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो जुलाई 2003 में। अगला प्रश्न है, नवदा टोली उत्खनन
किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? मार्टिमर व्हीलर ने, एच.डी. संकालिया ने, के.डी. वाजपेयी ने, बी.एम. बावड़कर ने। तो नौदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किए थे। नौदा टोली इंदौर के दक्षिण की ओर, जो नौदा टोली है इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील दूर पर स्थित मालवा संस्कृति से संबंधित 1700 से 1200 ईसा पूर्व ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के शोधकर्ता एच.डी. संकालिया द्वारा किया गया था। यहाँ से मुख्य साक्ष्य, जो नौदा टोली यहाँ से मुख्य फसलें मिली हैं, गेहूँ, अलसी, मसूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासी आयताकार तथा वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। और कुछ स्थल को देख लेते हैं, जैसे हड़प्पा स्थल हुआ, इसका उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी इसके उत्खननकर्ता हैं। लोथल S.R. राव हैं। धौलावीरा R.S. विष्ट हैं। कालीबंगा के बीबी लाल और B.K. थापड़ जी हैं। इससे प्रश्न मैं जो बताई हूँ, इससे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? मास्की से, चिराज से, बुर्जहोम से, ब्रह्मगिरी से। तो बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बुर्जहोम एक नौपाषाणिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। स्थानीय भाषा में बुर्जहोम को प्लेस ऑफ विर्च कहा जाता है। डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा सन 1935 में इसकी खोज की गई थी। गर्तावास का मतलब होता है गड्ढों वाले छप्पर। इस स्थल की प्रमुख विशेषताएं हैं, यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। और कुछ स्थल को देख लेते हैं, पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ प्रमुख और स्थल को देख लेते हैं। मैं बताई हूँ ऊपर कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ स्थलों को देख लेते हैं। जैसे भीमबेटका है, वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। सराय नाहर राय, मदहा, चौपानी, मांडो, आदमगढ़ और बागोर ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जबकि कोल्डिहमा, बुर्जहोम, चिराज ये सब नवपाषाण काल से संबंधित हैं। नवपाषाण काल में कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और पहिए का आविष्कार किया गया था नवपाषाण काल में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। लोथल, कोल्डिहमा, मेहरगढ़ और बुर्जहोम। तो जो मेहरगढ़ है वो बलूचिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा। मेहरगढ़ वर्तमान के बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान की बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक की संस्कृति का इतिहास का अवशेष मिलते हैं। यहाँ से कृषि कर्म के साथ साथ तावा गलाई जाने की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये इससे बनने वाले प्रश्न थे। प्रश्न नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? जाति आधारित समाज, व्यवस्थित शहरी जीवन, प्राकृतिक शक्ति की पूजा और ग्रामीण खेती। तो सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता व्यवस्थित शहरी जीवन था। ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जाल ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे। पर्यावरण अनुकूल जल निकासी प्रणाली इसकी प्रमुख विशेषता थी। यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की मान्य तिथि है लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उत्तरी शिक्षा मतलब इसका विस्तार, उत्तरी विस्तार मांडा यानी मांडा है जो चिनाब तट है, और इसका दक्षिणी विस्तार दाइमाबाद जो गोदावरी तट है दाइमाबाद, और पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर हिंडन तट, और पश्चिमी विस्तार छुतकांगेडोर जो दास्क तट पर है। यानी प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी का उत्तरी विस्तार कहाँ पर है? तो मांडा है, मांडा, दक्षिणी दाइमाबाद है, पूर्व आलमगीरपुर है और पश्चिमी छुतकांगेडोर है।
मैप पर इधर ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इधर पूरब होता है, और इधर पश्चिम होता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी विस्तार है मांडा है, और दक्षिणी विस्तार दाइमाबाद है, दक्षिणी से दाइमा, और पूर्वी विस्तार आलमगीर है, और पश्चिमी विस्तार सुतकांगेडोर है। अगला प्रश्न चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति जी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृदेव और रुद्र देवता या पशुपति देव, जिसे शिव की पूजा, पशुपति जी को शिव कहा जाता है, जिसकी पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि और स्वास्तिक का भी पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 8 है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई है। यह मध्य एशिया तथा तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों के नाम का उल्लेख मिलता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बोगाज कोई है महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवताओं और देवियों के नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। जो सर्वप्रथम सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया में बोगाज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। बोगाज कोई क्या है? एक स्थान का नाम है। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व अभिलेख है। मतलब जो यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख में हित्ती राजा शुब्बलिम्पा और मितौनी राजा मितौजा के मध्य हुई संधि का उल्लेख है। इस संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल के देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य या अश्विन का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाते थे। मतलब किसे जाना जाता था निष्क के नाम से? तांबे के सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को, गाय को और स्वर्ण आभूषण को। प्राचीन भारत में निष्क को स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क तथा निशाका कहा जाता था। कुलीन एवं कर्म शोभन की आभूषण थे। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाने लगा, जबकि बौद्धिक जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख है। निष्क या निशाका, स्वर्ण या मशाका। बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख है। कौन कौन? निष्क या निशाका और स्वर्ण और मशाका, ये 3 सिक्कों का नाम है सोने की। निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मशाका निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। आज का अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न है, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? पश्चिमी विश्व, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण। तो पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। इसमें जायदस्त अर्थात पत्नी ही गृह है, यह कहकर उसके महत्व को स्वीकारा गया है। दोस्तों, ये प्रश्न वैदिक कालीन सभ्यता से संबंधित है, इसलिए हम लोगों को वैदिक काल से संबंधित कुछ कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। कुल वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के मंडलों को देख लेते हैं। प्रथम मंडल, इसके रचयिता मछुछंदा, मेधा, तिथि और गौतमा आदि हैं। द्वितीय मंडल के गृत्स मत हैं, और तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र जी हैं। तृतीय मंडल में ऋग्वेद के तृतीय मंडल से ही गायत्री मंत्र का मतलब लिया गया है। तृतीय मंडल में ही गायत्री मंत्र का वर्णन है। चतुर्थ मंडल का रचयिता वामदेव हैं, तथा पंचम के अत्रि हैं, षष्टम के भारद्वाज हैं, सप्तम के वशिष्ठ हैं। सप्तम मंडल में ही दासरज्ञ युद्ध का वर्णन है। अष्टम के कण्व और अंगिरस हैं। नवम के ऋषिगण हैं, और दसम मंडल के विमदा, इंद्र, शची अन्य हैं। और दसम मंडल में ही 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस तरह पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।